तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा में साथ साथ 9 में। बहुत पढ़ लिए हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल स्टडीज़ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जिसका पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसका आज बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। और अगर आपको इन सब के आंसर आते हैं तो हमें आप ज़रूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टोटल लगभग 50 के लगभग क्वेश्चन आंसर। चलिए देखते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी है यूरोप एंड ऑप्शन डी है पश्चिमी एशिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के भाग हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है हैब्सबर्ग, ऑप्शन बी है आर्लिया वंश, ऑप्शन सी है बुर्बो वंश एंड ऑप्शन सी डी है जारशाही। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये कई बार पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है लाल सेना से, ऑप्शन बी है कार्बोनरी से, ऑप्शन सी है फिलिक हेटारिया से एंड ऑप्शन डी है डायट से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध कार्बोनरी दल से था। 4 क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? यानी कौन नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो? ऑप्शन ए इंग्लैंड है, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया एंड ऑप्शन डी है प्रसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ए सेनापति के पद पर, बी फ्रांस में राजदूत के पद पर, सी प्रधानमंत्री के पद पर एंड डी गृह मंत्री के पद पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के पद पर। 6 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी VVI है, कई बार पूछा हुआ है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ए सिपाही था, बी किसान था, सी जमींदार था एंड डी नाविक था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। 7 क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है लुई 18वां, ऑप्शन बी है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी है नेपोलियन द्वितीय एंड ऑप्शन डी है बिस्मार्क। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। 8वां क्वेश्चन है, जालवेरिन कैसी संस्था थी? ए क्रांतिकारियों की संस्था थी, बी व्यापारियों की संस्था थी, सी विद्वानों की संस्था थी एंड डी पादरी एवं सामंतों की संस्था थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों की संस्था थी। 9 क्वेश्चन है, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये भी काफ़ी ज़रूरी है। ए मेजिनी ने, बी हिटलर ने, सी बिस्मार्क एंड डी विलियम वन। तो रक्त एवं लौ की नीति का बात करें तो इसका अवलंबन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 10 क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ए 1864 ईस्वी में, बी 1866 ईस्वी में, सी 1870 ईस्वी में एंड डी
1871 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1871 ईस्वी में। 11 क्वेश्चन है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ए 1820 में, बी 1821 में, सी 1822 में एंड डी 1823 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1821 में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखना ना भूलें, और लिख नहीं सकते हैं तो याद ज़रूर कर लेना, क्योंकि अब तो लिखने का टाइम नहीं बचा है। 12 क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? ए फ्रांस में, बी ऑस्ट्रिया में, सी हंगरी में एंड डी इंग्लैंड में। तो चार्टिस्ट आंदोलन की बात करें तो ये हुआ था इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर डी। 13 क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, यानी कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? ए 1835 ईस्वी में, बी 1832 ईस्वी में, सी 1842 ईस्वी में एंड डी 1830 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1832 ईस्वी में। 14 क्वेश्चन है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? ए 1832 ईस्वी में, बी 1815 ईस्वी में, सी 1810 ईस्वी में एंड डी 1831 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1810 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन हुआ था। 15 क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? ए 1828 ईस्वी में, बी 1829 ईस्वी में, सी 1830 ईस्वी में एंड डी 1931 ईस्वी में। तो एड्रियानोपुल की संधि की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1829 ईस्वी में इसकी संधि हुई थी। 16 क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? यानी कि अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि कब हुई थी, और यहाँ पे पूछ रहा है कि किस दो देशों के बीच में हुई थी। ए तुर्की रूस के बीच में, बी यूनान पोलैंड के बीच में, सी तुर्की हंगरी के बीच में एंड डी हंगरी पोलैंड के बीच में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तुर्की रूस के बीच में। 17 क्वेश्चन है, सेडोन का युद्ध किनके बीच में हुआ था? यानी कि सेडोन का युद्ध हुआ था वो कौन कौन से देश के बीच में हुआ था? ए प्रेसा और ब्रिटेन के बीच में, बी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, सी फ्रांस और प्रेसा के बीच में एंड डी प्रेसा और रूस के बीच में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्रांस और प्रेसा के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? यानी हंगरी पर पूर्ण अधिकार किसका था? ए फ्रांस का, बी ऑस्ट्रिया का, सी ब्रिटेन एंड डी तुर्की का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया का हंगरी देश पर पूर्ण अधिपत्य था। 19 क्वेश्चन है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ए रूस ने, बी ब्रिटेन ने, सी ऑस्ट्रिया ने एंड डी फ्रांस ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रूस ने। 20 क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रेसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? यानी कि 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रेसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ए सेडोन में, बी सेडेवा में, सी साइडोन में एंड डी फ्रैंकफर्ट में।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिडॉन में। 21 क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यानी कि यूरोप में जो रहते हैं उन लोगों के लिए कौन से देश के ज्ञान विज्ञान काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहा? ए, जर्मनी के, बी, यूनान के, सी, तुर्की के, एंड डी, इंग्लैंड के। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनान देश के। 22 क्वेश्चन है, युवा इटली संस्था का विकास किया? किसने किया? युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? ए, मेजिनी ने, बी, काउंट काबूर ने, ऑप्शन सी है गैरीबाल्डी ने, एंड ऑप्शन डी है बिस्मार्क ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेजिनी ने। 23 क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ए, कवि था, ऑप्शन बी है नाटककार था, ऑप्शन सी है संगीतज्ञ था, एंड ऑप्शन डी है कूटनीतिज्ञ था। तो बिस्मार्क की बात यदि कही जाए तो वो एक कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 24 क्वेश्चन है, सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? ऑप्शन ए है नेपोलियन तीसरा, ऑप्शन बी है काउंट काबूर, ऑप्शन सी है विक्टर इमैनुअल, एंड ऑप्शन डी है विलियम प्रथम। तो सर्डिनिया पिडमाउंट के शासक की बात करें तो बना था विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन नंबर सी। 25 क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? यानी यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन जब हो रहा था तो उस टाइम कौन से ऐसे ब्रिटिश कवि थे जो शहीद हो गए? ए, लॉर्ड बायरन, बी, कासूथ, सी, फ्रांसीसी डीक, एंड डी, विलियम प्रथम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड बायरन ब्रिटिश कवि थे जो कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शहीद हो चुके थे। 26 क्वेश्चन है, जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? ए, प्रसा ने, बी, ऑस्ट्रिया ने, सी, सर्डिनिया ने, एंड डी, फ्रांस ने। तो जालवेरिन की बात की जाए तो इसका स्थापना किया था प्रसा ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 27 क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या थी? यानी हंगरी में कौन सी भाषा अधिकतर बोली जाती थी? ए, इतालवी, बी, मैयार, सी, पोलिश, एंड डी, फ्रेंच। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हंगरी की भाषा मैग्यार थी। 28 क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में कौन हार गया? ए, रूस हार गया, बी, तुर्की हार गया, सी, यूनान हार गया, एंड डी, फ्रांस हार गया। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की हार हुई थी, तुर्की हार गया था। 29 क्वेश्चन है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? ए, फ्रांस देश के, बी, रूस के, ऑप्शन सी है इटली के, एंड ऑप्शन डी है जर्मनी के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के। इस क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? ए, इटली को, बी, फ्रांस को, सी, हंगरी को, एंड डी, यूनान को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनान को। 21 क्वेश्चन है,
एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? ए 1688 में, बी 1707 में, सी 1788 में एंड डी 1807 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1688 में। 32 क्वेश्चन है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? यानी कि 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस टाइम वहाँ का जो राजवंश था वो किसका था? ए ट्यूडर का, बी स्टुअर्ट का, सी बुर्बो वंश का एंड डी रोमनोव का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बुर्बो वंश का वहाँ पे राजवंश का शासन था फ्रांसीसी के क्रांति के दौरान। अगला क्वेश्चन है 33। जो 33 है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? ए 1789 ईस्वी में, बी 1791 ईस्वी में, सी 1801 ईस्वी में एंड डी 1804 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। 34 क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? ए 1, बी 2, सी 3 एंड डी 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। 35 क्वेश्चन है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ए ब्रिटेन, बी रूस, सी फ्रांस एंड डी जर्मनी। तो वियना कांग्रेस में जो जर्मनी है वो सम्मिलित नहीं था। सही है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 36। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? ए रूस ने, बी ब्रिटेन ने, सी फ्रांस ने एंड डी ऑस्ट्रिया ने। तो वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना की बात करें तो ये प्रस्तुत किया गया था रूस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। 37 क्वेश्चन है यंग इटली के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। ए जियोबर्टी के द्वारा, बी काबूर ने किया था, सी मेजिनी एंड डी गैरीबाल्डी। तो इसका सही आंसर है यंग इटली के संस्थापक मेजिनी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 38 क्वेश्चन है, देखिए बहुत बड़ा है। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा? फ्रांस के कौन से राजा थे जिन्होंने ऐसा कहा था कि अंग्रेजी राजा के जैसा शासन करने से अच्छा है कि हम लकड़ी काटे जंगल में जाकर? ऐसा किसने कहा था? ए लुई 16वां ने, बी नेपोलियन पापा ने, सी लुई नेपोलियन ने एंड डी चार्ल्स 10 ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स 10 ने। 39 क्वेश्चन है प्रसा का शासक कौन था? ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी नेपोलियन तृतीया, सी विक्टर इमैनुअल एंड डी विलियम प्रथम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विलियम प्रथम प्रसा का शासक था। 40 क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए है रूस को, ऑप्शन बी है जर्मनी को, ऑप्शन सी है तुर्की को
एंड ऑप्शन डी है यूनान को। तो यूरोप की मरीज की बात करें, तुर्की को कहा जाता था। यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। 41 क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ए ट्रांसपेडेन संघ की, बी सीसल्पाइन संघ की, सी राइन संघ की, एंड डी इनमें से किसी की नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइन संघ की। नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। 42 क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? ए वियना की संधि द्वारा, बी कस्तुनतुनिया की संधि द्वारा, सी प्राग की संधि द्वारा, एंड डी एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। तो स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की बात करें तो इसकी संधि एड्रियानोपुल की संधि द्वारा हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 43 क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? ए काबुर ने, बी मेजिनी ने, सी बिस्मार्क ने, एंड डी गैरीबाल्डी ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेजिनी ने। यंग यूरोप की स्थापना मेजिनी ने किया था। 44 क्वेश्चन है, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ पे हुआ था? ए इटली में, बी जर्मनी में, सी फ्रांस में, एंड डी ब्रिटेन में। तो नव गुएल्फ आंदोलन इटली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 45 क्वेश्चन है, मेटरनिख कौन था? ये सारे नाम आपको किताब के चैप्टर में पढ़ने को मिले होंगे जब आप पढ़े होंगे क्लास में। ए ऑस्ट्रिया का चांसलर था, बी प्रेसा का चांसलर था, सी फ्रांस का सम्राट था, एंड डी रूस का जोर था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो कार्बोनरी की स्थापना की बात करें तो पहले ऑप्शन देखते हैं। ए 1860 में, 1810 में, बी 1815 में, सी 1830 में, एंड डी 1848 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1810 में। कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ था। 47 क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ए निरंकुश राजतंत्र, बी ऑप्शन बी है संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी है गणराज्य, एंड डी है संवैधानिक राजतंत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निरंकुश राजतंत्र। 48 क्वेश्चन है, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? ए बिस्मार्क ने, बी काउंट काबूर ने, सी मेजिनी ने, एंड डी गैरीबाल्डी ने। तो लाल कुर्ती नामक संगठन का स्थापना गैरीबाल्डी के द्वारा किया गया था। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 49 क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ए पुनर्जागरण की घटना से, बी धर्म सुधार आंदोलन की घटना से, सी गौरवपूर्ण क्रांति की घटना से, एंड डी फ्रांस की क्रांति की घटना से। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 50 क्वेश्चन है,
रक्त एवं लौ की नीति किसने अपनाई थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है एग्जाम में। ए बिस्मार्क ने, बी फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, सी विलियम प्रथम ने, एंड डी गैरीबाल्डी ने। तो रक्त एवं लौह की नीति अपनाने की बात है तो ये अपना गया था बिस्मार्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 51 क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? यानी कौन सी लड़ाई हुई जिसके बाद जर्मनी का जो एकीकरण था वो पूरा हो गया? ए क्रीमिया के युद्ध के बाद, बी सेडोवा के युद्ध के बाद, सी प्रचा डेनमार्क युद्ध के बाद, एंड डी सेडोन युद्ध के बाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। 52 क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ए डेनमार्क की संधि द्वारा, बी गेस्टीन की संधि द्वारा, सी प्राग की संधि द्वारा, एंड डी फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो जर्मनी के एकीकरण पूरा होने के लिए फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ। इसका आंसर है फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी नेपोलियन तृतीय, सी विक्टर इमैनुअल, एंड डी विलियम प्रथम। तो जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही ऑब्जेक्टिव के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए